प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और दिन के 2:30 और रोजाना की तरह आपका मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके साथ आपके दो दोस्त। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और दोस्तों मैं हूं आपके साथ अरविंद भारद्वाज। एक और विषय लेकर हाजिर हैं आपके साथ और नई जानकारियों के साथ, और आप सभी को स्वागत करते हुए मेरा नमस्कार जी। और आज हम बहुत सारी बातें करने के लिए आपसे एक बार फिर से रूबरू हो गए हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे और जानकारियां दिलवाएंगे भी, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी विषय हो उस विषय से जुड़ा हुआ कोई ना कोई विशेषज्ञ हमारे पास मौजूद हो जो आपके इन सारे सवालों का जवाब दे सके, और हम उनसे आपके तरफ से भी कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हमारे मन में होते हैं जिन सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ देते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा अरविंद, गोभी वर्गीय सब्जियों में वैज्ञानिक खेती। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक खेती जो होती है हमारे किसानों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात होती है, उनके लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी खेती में जो लागत होती है ना वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो इसलिए आजकल हम लोगों की यही कोशिश है कि हम अपने किसानों को ये प्रेरित करें, सरकार की यही कोशिश है कि वो किसानों को प्रेरित करे कि हमारे जितने भी किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ रुख करें और साथ ही साथ रुख करें वैज्ञानिक खेती की तरफ, तो जिससे कि हमारे किसानों को जो है लगातार फायदा होता ही है। तो ऐसा ही विषय हमारा आज का रहेगा कि गोभी वर्गीय फसलों की आप वैज्ञानिक खेती किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, कई तरह की गोभी वर्गीय फसलें होती हैं, मुख्य रूप से फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी भी होती है, और इससे जुड़ा हुआ और इसके आसपास की जो वो कोई भी अगर आपका सवाल हो आप हमें फोन कर सकते हैं। और फोन नंबर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको मिलवा दें हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, और स्वागत करना चाहेंगे हम स्टूडियो में, और आपसे भी हम रूबरू कराएं विशेषज्ञ डॉक्टर गोगराज सिंह जाट जी से। प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, सब्जी विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि वो हमसे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और विषय हम आपको बता ही चुके हैं कि गोभी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक खेती आप किस तरीके से करें। तो हमारे स्टूडियो में जो मौजूद आज की हमारी टेलीफोन लाइन है वो है 0112342108। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब इससे पहले कि हमारे श्रोताओं के फ़ोन आए और उनके सवालों का जो सिलसिला शुरू हो, जब हम कहते हैं कि वैज्ञानिक खेती गोभी वर्गीय सब्जियों की, तो उसकी सामान्य खेती से वो किस तरह से भिन्न है? वैज्ञानिक खेती से हमारा तात्पर्य ये होता है कि एक तो अच्छी किस्मों का चयन करना, क्योंकि किसान भाई बहुत सारी ऐसी किस्में लगाते हैं जो उत्पादन नहीं देती है, उनमें जो कीट और बीमारियां हैं उनका प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो फिर वो हमें ये कहते हैं कि ये बीमारी आ गई, नुकसान हो गया, हमें उसका उत्पादन अधिक नहीं मिल रहा। तो एक तो सबसे पहले होता है कि बीज का जो चयन है वो अच्छी किस्मों का होना चाहिए। जैसे बीज की हम बात करें अगर गोभी वर्गीय फसलों की, तो इसमें क्या होता है कि बहुत प्रकार की ऐसी किस्में होती है जो अलग अलग समय में लगाई जाती है। जैसे अगर हम गोभी की बात करें तो इसमें 4 प्रकार की किस्में होती है। एक तो अगेती किस्म होती है, एक मध्य अगेती, एक पचेती और एक मध्य पचेती, 4 प्रकार की। अगर आप अगेती में लगा देंगे पचेती किस्मों को तो वो फलन नहीं दे पाएगी, उसमें वानस्पतिक वृद्धि तो होगी लेकिन उसका जो फूल है वो नहीं बन पाएगा। और जो अगेती किस्में उनको पचेती में लगा देंगे तो फूल जल्दी बनेगा, छोटे आकार का रह जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अच्छी बीजों का चयन करें और जो पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करते हैं वो वैज्ञानिक विधि के अनुसार ही उनको खेत में प्रयोग करें। जैसे कि हम मृदा प्रयोगशाला में जाकर पहले हमारी मृदा की स्वास्थ्य की जांच कराएं कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है। तो इस प्रकार से हम इसको वैज्ञानिक खेती कहते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक खेती क्या हम कहेंगे कि सिर्फ सीमित रहेगी बीज तक और बीज उपचार या फिर कीटाणु से बचाने के लिए ही, या फिर कुछ और भी ऐसी तकनीक होती है जिससे कि किसानों को और ज्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी मिलती है? देखिए, अगर हम किस्मों की बात करें या न्यूट्रिएंट की बात करें कि किस प्रकार से किस्मों का चयन करना चाहिए और पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है, वैज्ञानिकों की अनुशंसा होती है। जैसे कि किस्मों को जब लगाते हैं तो उनकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं कि जो अगेती किस्में होती हैं उनकी दूरी ज़्यादा रख देते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो फूल का आकार है वो छोटा बनता है, तो उनकी दूरी भी किस्मों के हिसाब से ही रखनी चाहिए। अगेती जो किस्में हैं उनमें जो लाइन से जो लाइन की दूरी है वो लगभग 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इतनी दूरी रखते हैं तो इसमें अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी अगेती जो किस्में होती हैं उनकी जो दूरी होती है कतार से कतार की दूरी वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रख देते हैं। और जो पौध का उत्पादन होता है, जो नर्सरी हम तैयार करते हैं, उसको भी एक वैज्ञानिक विधि से तैयार करना चाहिए कि हमें एक अच्छी और स्वस्थ पौध तैयार हो सके। तो ये जो वैज्ञानिक विधि की हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये भी है कि फसलों का जो अंतरण है वो कैसे रखना चाहिए और जो पौधशाला है वो कैसे तैयार करनी चाहिए। तो पौधशाला तैयार करने से पहले कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई अपने आसपास में जो लोकल दुकान से बीज खरीदते हैं वो उपचारित नहीं होता है, तो उनको अच्छी दवा से उपचारित करना चाहिए, जिनमें प्रमुख फफूंदनाशक दवा है। क्योंकि जो हमारी पौधशाला तैयार करते हैं उसमें एक आर्द्र गलन नाम की एक बीमारी आती है जिसमें पूरी की पूरी पौधशाला ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमें फफूंदनाशक दवा है जिनमें थीरम है, बाविस्टिन है, कैप्टान है, इन दवाओं का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम जो बीज होता है उसका सूखा उपचार करना चाहिए बुआई से पहले। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार इनकी खेती करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपको क्या लगता है कि जो हमारे किसान भाई हैं जिस तरह से गोभी वर्गीय जो सब्जियां उनकी जो खेती करते हैं, वो क्या एक चीज है जो बीजों के उपचार के आप कह रहे हैं वो वहां वो मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके उत्पादन पे असर पड़ता है? जी देखिए, बीजों का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम बीजों का उपचार नहीं करते हैं तो उनकी जब बुआई करते हैं, बुआई के बाद में जब बीजों का अंकुरण होता है और लगभग 10 से 15 दिन के बाद में जब उनमें 2 छोटी पत्तियां निकलती है, उस समय क्या होता है कि आर्द्र गलन जो बीमारी है उसकी समस्या आ जाती है। आर्द्र गलन बीमारी है वो नर्सरी की प्रमुख बीमारी है। जी डॉक्टर साहब, इस पे जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं निजामपुर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में मेरा गांव है निजामपुर। जी सर, मैंने अपने खेत में कॉलीफ्लावर लगाई हुई है जी। तो ये मेन सीजन की है, तो फूल जब काटने लायक हो जा रहा है, हाँ, तो उसको काटने के बाद है ना वो नीचे से उसमें रोटा निकल रहा है, रोटी टाइप का है। क्या निकल रहा है? तो इसकी रोकथाम के लिए कैसा बताएं जी? क्या निकल रहा है दोबारा बताइए, जब आप काट रहे थे? डॉक्टर साहब, जब फूल काटने लायक हो गया ना, फूल को जी काटने लायक हो गई है जी, उसका से ना डंठल में रोशनी हो रही है, रोगनी आई थिंक। तो इसकी रोकथाम के लिए सड़ा हुआ निकल रहा है डॉक्टर साहब, सड़न हो रही है। अच्छा जी, देखिए अगर आप जी आप बोल रहे हैं कि डंठल में सड़न हो रही है जब फूल बनने लगता है, तो उस समय इसमें एक कीड़ा लगता है जिसको हम कहते हैं डायमंड बैगमोथ। वो पत्तियों में पहले छेद करता है, फिर वो डंठल में प्रवेश कर जाता है, वो डंठल को खाने लगता है और उसमें जब भी ओस की बूंदें ये प्रवेश करती है तो वो सड़ने लग जाता है। तो इस कीड़े की हमें रोकथाम करनी चाहिए। तो इस कीड़े की रोकथाम करने के लिए जो हमें बाजार में जो कीटनाशक दवा है, जिनमें हम इमिडाक्लोप्रिड जो नाम की दवा है, उसका भी लगभग 1 से 1.5 ml दवा को प्रति लीटर के हिसाब से डालकर हम उस पर स्प्रे कर दें, या अगर ये फफूंदनाशक की वजह से हो रहा है कि मर्दा में इस प्रकार का कोई कंटामिनेशन है, तो उसके लिए हम जो हमारी रिडोमिल नाम की जो दवा है उसका भी हम एक स्प्रे उसमें कर दें, तो इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। जी, उम्मीद करते हैं कि डबास जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी हाँ। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पर कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर गोगाराज सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं आप सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। तो कोई भी सवाल अगर आपका गोभी वर्गीय सब्जियों से जुड़ा हुआ है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-2342-1081 यानी 011-2342-1081। इस नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया कि उनके जो हमारे एक श्रोता का फोन आया था कि उनके फूल में जो है वो किस तरीके का एक कीड़ा लग रहा है, तो कीट प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक खेती में अगर हम बात करें तो वो पहले से ही किस तरीके से हम कीट प्रबंधन पूरी तरह से किया जा सकता है? जी देखिए, अगर हम कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें गोभी वर्गीय जो फसलें हैं उनमें 3-4 प्रकार के जो प्रमुख कीड़े हैं वो लगते हैं।
तो इनमें जो सबसे प्रमुख कीड़ा है वो ये है कि इसमें बात की थी हमने डायमंड बैक मोथ लगता है। ये क्या करता है, पत्तियों पर खाना शुरू करता है, जिसमें पत्तियों में जाली नुमा उनकी संरचना को, पत्तियों को बना देता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, डंठल में प्रवेश कर जाता है। डंठल में प्रवेश करने के बाद में उसके डंठल को भी खाने लग जाता है, जिससे कि वो खोखला हो जाता है और उसमें अगर नमी या पानी की बूंदें ओस जाती है तो वो सड़ने लग जाता है। सड़न की एक समस्या इसमें होने लग जाती है। तो हमें इस कीड़े को नियंत्रण करना है। तो कीड़े को नियंत्रण करने के लिए अगर हम शुरुआती तौर पर है तो ये कीड़ा हमें अच्छे से दिखाई देता है, हम इसको फूलों से या पत्तियों से उठा कर भी इकट्ठा करके उसको हम कहीं गड्ढे में दबा दें, नष्ट कर सकते हैं। अगर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें रासायनिक विधि की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे जो कीटनाशक है उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। जो कीटनाशक है उसमें इमिडाक्लोपिड जो दवा है उसका भी लगभग 1 से 1.5 ml दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर देते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीट है वो है एफिड, जिसको हम महू कहते हैं, जो कि सरसों का भी एक बड़ा प्रमुख कीट है। ये कीट छोटे रंग का और भूरे और हरे रंग का होता है, जो क्या करता है, पत्तियों की सतह पर बैठता है और उसकी पत्तियों की सतह से उनका रस चूसता है। जब रस चूसता है तो पत्तियां सूखी हो जाती है, कुरकुरी हो जाती है और झड़कर पौधों से गिरने लगती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, हम इस पर बातचीत जारी रखें। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, जानते हैं क्या उनका सवाल है। हेलो, हम ये पूछना चाह रहे हैं सबसे कि आजकल गोभी के फूल बहुत बड़े आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आजकल कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि गोभी के फूल बड़े आ रहे हैं तो इसमें कुछ इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिलाया जा रहा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। गोभी का जो फूल है वो निर्भर करता है कि आपकी जो मृदा की उर्वरा जो शक्ति है वो कैसी है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनमें अधिक प्रकार में जब हम गोबर की खाद डालते हैं या ये जैविक खाद डालते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। अच्छी वृद्धि होने से उनका फूल का आकार भी बढ़ जाता है और जो मुख्य जो सीजन होती है उसका जो फूल, गोभी का जो फूल होता है वो अच्छे आकार का आता है, सफेद रंग का आता है। और जो अगेती जो किस्में होती है उनका जो फूल होता है वो छोटे आकार का होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग से कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं। ये किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है कि कुछ किस्में होती है फूल गोभी की वो छोटे आकार का फूल बनाती है, कुछ बड़े बनाती है। और ये निर्भर भी करता है कि हमारे जो पौधों से पौधों की और जो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो किसानों ने कितनी रखी। अगर उसकी दूरी ज़्यादा रखते हैं तो एक पौधे को पर्याप्त जगह मिल जाती है खाद और पोषक तत्व लेने के लिए, तो इससे आकार फूलों का बढ़ जाता है। जी, तो यानी एक भ्रम ही मानिए कि अगर छोटा है फूल तो बहुत इसमें कुछ कमी होगी, बड़ा है तो इसमें कुछ डाला गया होगा। ऐसा नहीं, ये किस्मों के ऊपर निर्भर करता है। जी, यानी ये बिल्कुल एक सामान्य बात है। इस तरह का अगर कोई भी भ्रम आपके मन में है तो उस भ्रम को आज जरूर आप दूर कर दीजिएगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक खेती के विषय में। कार्यक्रम में और भी बातचीत जारी रहेगी हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस वर्ष का किसान मेला 28 फरवरी को शुरू होगा और 1 मार्च तक लगेगा। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी करेंगे 28 तारीख को। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष मेले में आपको जीवंत फसल प्रदर्शन, देश के विभिन्न भागों से आए हुए तमाम उद्यमिता से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो नए शोध किए गए हैं वो जानकारी आपको दी जाती है। यह मौका भी आपको मिलेगा। मेले का एक मुख्य आकर्षण होता है कि पूषा संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज आपको दिया जाता है। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम आपको धान की जो प्रजातियां हैं, विशेष रूप से बासमती धान की, जिसमें पूषा बासमती 1, पूषा बासमती 1121, पूषा बासमती 1509, पूषा बासमती 1718, पूषा बासमती 1847, पूषा बासमती 1885, पूषा बासमती 1886 और पूषा बासमती 1728। इसके अलावा पूषा बासमती 1692, पूषा बासमती 1401,
ये तमाम किस्में हैं, इनका बीज आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। पिछली बार बीज की मात्रा कम होने के कारण आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ था। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन सभी प्रजातियों का बीज पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस बार यह भी प्रयास कर रहे हैं कि 26 तारीख से पूसा संस्थान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो किसान भाई संस्थान की वेबसाइट पर जाकर के, जिसका पता है iari.res.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने जिस किस्म की जितनी मात्रा में बीज चाहते हैं उसकी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे और आपको एक उसकी रसीद या नंबर मिल जाएगा। उसको लेकर के जब आप मेले में आएंगे तो आपको कहीं लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, सीधे काउंटर से जाकर के अपना बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम लोगों ने रखा है कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान। किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में हम कृषि को लेकर के आगे बढ़ें ताकि हम अपने लाभ को बढ़ा सकें। उससे जुड़े हुए कौन कौन से आयाम हैं, इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तकनीकी सत्रों में विशेष जानकारी दी जाएगी। यह भी इस बार हमारा प्रयास रहेगा किस प्रकार से विकसित भारत संकल्प की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको पूरा करने के लिए कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी किसान भाइयों को जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से हम दें। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेले में भाग लेकर के बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे और उत्तम गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपनी खेती का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेले में भारी संख्या में आकर के भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि गोभी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर गोगराज सिंह जाट जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत कर रहे थे कि गोभी की जब हम फसल लगाते हैं तो उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीट प्रबंधन जो हमारे जो किसान है वो पूरी तरह से कीट प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं, वो बातचीत हमारी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। जी हाँ, और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कीट प्रबंधन एक फसल के दौरान और एक फसल से पहले किस तरह से करें कि ताकि वो बीमारियां उसमें आए ना। जी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले से एक गहरी जुताई खेत में करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कीट होते हैं उनके लार्वा जमीन में रहते हैं, या जो पहले हमने जो फसल लगाई उसके लार्वा हमारी जमीन में रहते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, तो पक्षी उसके भोजन के रूप में उनको ले लेते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं सूर्य की तेज धूप से। और उसके बाद में बात करते हैं कि जब पौधों की नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी लगाते समय हम बीज की जब बुआई करते हैं तो उस समय बीजों का उपचार जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए फफूंदनाशक जो दवाएं होती है जिनमें थायरम, बाविस्टीन या कैप्टान या कैफ्टाप जो दवा है उसका 2 ग्राम दवा का 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार कर लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारी नर्सरी में जो पौधशाला होती है उसमें क्या होता है जो आद्रगलन जो बीमारी होती है वो नहीं आती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जब इसकी पौध छोटी होती है, 2 पत्तियां निकलती है तो वो जमीन की सतह पर गिर जाती है, तने वाला भाग सड़कर, तो पूरी की पूरी पौध 1 से 2 दिन में नष्ट हो जाती है। तो इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान है वो संकर किस्मों का प्रयोग करते हैं और उनका बीज बहुत महंगा होता है। तो इस प्रकार से इससे हम बचा सकते हैं। और हम बात करें जब हमारी फसल खेत में खड़ी होती है मुख्य फसल, तो उसमें बहुत प्रकार के कीट लगते हैं जिनमें चेपा है जिसको माहू या एफिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जब शुरुआती तौर में आता है तो पत्तियों की सतह पर बैठता है और पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां सिकुड़ने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है और वो सूख कर गिरने लग जाती है। तो उसको शुरुआती अवस्था में हमें, अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक पानी से, साफ पानी से अच्छा तेज रफ्तार से एक अच्छा स्प्रे करना चाहिए जिसका प्रेशर अधिक हो, जिससे कि कीट पानी से धुलकर पत्तियों से नीचे गिर सके। और अगर ये इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जो इमाक्लोप्रिड जो नाम की दवा है उसका दवा का लगभग 1.5 से 2 ml दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करना चाहिए। और फिर भी अगर इसका प्रकोप जारी है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे दोबारा करना चाहिए। और दूसरी जो हमने बात की है कि डायमंड बैक मोथ जो इसका प्रमुख दूसरा कीट है वो भी इसकी पत्तियों को खाता है, और जो माहू है वो पत्तियों को चूसता है। जब पत्तियों को खाता है तो पत्तियों जालीनुमा हो जाती है और उसमें प्रकाश संश्लेषण ये प्रक्रियाएं प्रभावित होती है, और फिर उसमें वो डायमंड बैक मोथ है उसका जो लार्वा है वो तने में चला जाता है, तने को काटकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है।
तो उसका भी हमें नियंत्रण करता रहना चाहिए। और उसके बाद में अगर बात करें प्रमुख बीमारियों की, तो इसमें जो बीमारी है आर्द्र गलन, जिसकी हमने अच्छी तरह से विस्तार में बात की कि उस बीज उपचार ही उसका बचाव है। और जो दूसरी बीमारी आती है वो होता है ब्लैक रोट, जिसको हम काला सड़न के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों में वी आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका आकार ऐसा लगता है जैसे वी शेप में बने हो। तो उसमें पत्तियां पहले तो बैंगनी रंग की हो जाती है, फिर पीली पड़ने लग जाती है और पूरी पत्तियां गिर जाती है, जिससे कि जो फूल है उसका आकार अच्छे से नहीं बनता है। ये एक बैक्टीरिया है, उससे ही बीमारी फैलती है। तो इसका जो सबसे अच्छा नियंत्रण है कि जब बीजों की बुआई करें उससे पहले बीजों को लगभग 30 मिनट तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड के जो पानी होता है उबला हुआ, उसमें इनको रखना चाहिए आधे घंटे तक। उसके बाद में निकाल कर बीजों को सुखाकर उसके बाद में ही बीजों की बुआई करनी चाहिए। और जो अगला जो प्रमुख रोग है वो है डाउनी मिल्ड्यू, जिनको हम मर्दूरोमिल आसिता भी कहते हैं। इसमें पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी धब्बे दिखाई देते हैं। और जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो भी इसका एक दूसरा प्रमुख रोग है। उसकी पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद रंग का चूर्ण जैसा जमा हो जाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं प्रभावित होती है और पत्तियां फिर सूखने लग जाती है और गिरने लग जाती है। तो इनके नियंत्रण के लिए भी हमें बहुत प्रकार के जो फफूंदनाशक दवाएं हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। जैसे डाउनी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें तो रिडोमिल जो दवा है उसका 2 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कीटों और बीमारियों से गोभी वर्गीय फसलों को बचा सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद है कि ये सारी जानकारी बहुत काम की होंगी हमारे किसान मित्रों के लिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और अरविंद, हमारे कार्यक्रम का आजकल एक और भी हिस्सा होता है कि मेरी कहानी मेरी जुबानी, यानी कि किसान जो हमारे देश के जो किसान मित्र हैं उनको सरकारी योजनाओं की किस तरह से लाभ मिल रहे हैं, उन के वो अनुभव जो है हमारे साथ साझा करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हमारे एक और मित्र के अनुभव। मालती दीक्षित है। मैं जनपद बांदा के ग्राम पंचायत त्रिवेणी ब्लॉक बड़ोखरपुर की रहने वाली हूँ। किसान परिवार से हूँ। मैं स्वयं खेती करती हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रही हूँ। मैं 1,10,000 की CIF राशि दी जाती है। उसमें से 10 महिलाएं हम जुड़कर एक रोजगार करती हैं। जैसे किसी महिला ने एक छोटी सी अपनी आजीविका के लिए दुकान रख ली, कोई पशुपालन करके दूध उत्पादन करके अपनी आजीविका चला रहा है। इसी तरह मैं ब्यूटिशियन का एक दुकान डाले हुए हूँ। और मिलेट्स जो अपना मोटा अनाज फ्री अन्न करके सरकार द्वारा चलाया गया है, हम लोग मिलेट्स का भी उत्पादन कर रही हूँ। और गोबर के दिए अभी इस साल दीपावली में हमने बनाए थे, जिसमें 51,000 गोबर के दिए हम लोगों ने बिक्री की है, जिसमें हम लोगों को काफी मुनाफा हुआ है। मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। समय मेरी स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि सोचा नहीं जा सकता। जिस समय मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी उसके बाद मैंने छोटी छोटी जानकारी जो हमारे NRLM द्वारा मुझे जानकारी मिलती रही और मैं गांव में देती रही और स्वयं लाभ लेती रही। आधार कार्ड लिए गए, आधार कार्ड के बाद फिर बैंक में अकाउंट खुलवाया गया था। इसके बाद हम लोगों को ग्राम संगठन से जोड़ा गया। उसके बाद CLF बनता है तो CLF से जोड़ा गया। इस तरह से हमारे लाभों की एक सीढ़ी दर सीढ़ी काम शुरू हुआ। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत CLF बना हुआ है, जिसको संकुल समिति कहते हैं। उसके तहत हमें 10,000 की सैलरी भी मिलती है, मानदेय भी मिलता है। आज मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्लस पैसा भी मिल रहा है, जिससे मैं अपना परिवार बखूबी अच्छे से चला पा रही हूँ। अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। आज मैं स्वयं सक्षम हूँ और अपना घर चला पा रही हूँ। तो इससे ज्यादा खुशी एक महिला को क्या हो सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती विषय पे। जी हाँ, और डॉक्टर साहब समय बहुत कम है तो जाते थे जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे किस्मों के बारे में और उनके सही समय उनको लगाने का। जी देखिए, अगर हम बात करें फूल गोभी की तो अगेती किस्में होती है, उनका जून से उनकी पौध रोपाई शुरू हो जाती है और इसके लिए हम अरली कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और जो मध्य के किस्में हैं जिनकी अगस्त सितंबर में पौध की रोपाई होती है उसमें भी कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं, जैसे कि पंत सुब्रा, पूसा सिंथेटिक। और जो 25 किस्में हैं जिनमें पूसा सनोबाल 1, पूसा सनोबाल KT1, पूसा सनोबाल KT25 इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और पत्ता गोभी की बात करें तो इसके लिए हम जो पूसा ड्रम हेड है उस किस्म का चयन कर सकते हैं। अगर ब्रोकली की बात करें तो पालम विचित्रिका, पालम समृद्धि इन किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी विस्तार से जानकारियां दी, छोटी छोटी सी बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं वो इन सब बातों का जरूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम जो है समाप्त करने से पहले हम आप सभी को बता दें श्रोताओं कि अगर आप कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी kkbongold पर मेल कर सकते हैं और कार्यक्रम संबंधी कोई भी सुझाव, कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप वहां पर हमें लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान की बात का समय जो है वो यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी कोमल और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।